हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के फोर्थ ईयर में हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर और आप अपनी ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 7 में हैं और आप डिसर्टेशन या एकेडमिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। तो सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप सेमेस्टर 7 में आ चुके हैं और आपको डिसर्टेशन या एकेडमिक प्रोजेक्ट करने हैं। कॉलेज में आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप रिसर्च करना स्टार्ट करें, आप आउटपुट प्रोड्यूस करें। एंड आपने अगर नोटिफिकेशन रीड करी होगी, आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सर्कुलेट जरूर कर रहा होगा कि फोर्थ ईयर की रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिसर्टेशन कैसे लिखना है, रिसर्च पेपर कैसे लिखने हैं। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में, मंथली रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि अब सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और अब बहुत ही थोड़ी सी क्लैरिटी है कि क्या करना है और कैसे करना है। डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी शेयर कर रही है कि सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। क्योंकि रिसर्च के अलावा ये एक सब्जेक्ट भी है, इसके कुछ मार्क्स भी हैं, लाइक 10 क्रेडिट्स के हैं। तो आपको इन चीजों को फुलफिल भी करना है और मार्क्स भी आपको चाहिए। तो आप पे ये मैंडेटरली हो जाता है कि आप इन चीजों को फुलफिल करें, आप इससे बच नहीं सकते। तो इस वीडियो में हम स्पेशली सेमेस्टर 7 की रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी बात करने वाले हैं, और स्पेशली सेमेस्टर 7 के मंथ 1 में क्या क्या करना है उसकी बात करने वाले हैं। कि हम मंथली डिस्कस करने वाले हैं कि मंथ 1 में हम में क्या करना है, देन मंथ 2 में क्या करना है, मंथ 3 में क्या करना है, देन सेमेस्टर 7 के एंड में कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे जियो टैग एविडेंस इंसर्ट करना है, और सेमेस्टर 7 के एंड में कितनी रिपोर्ट हो जानी चाहिए, फिर अगले सेमेस्टर में वो कंटिन्यू। तो वैसे अपने एक जो प्लान है हमारा, उसको हम एक छोटे छोटे प्लान में डेवलप करेंगे, क्योंकि हम अगर मंथ वाइज चलेंगे ना, तो रिसर्च हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करूंगा और 2-3 महीने में चैट जीपीटी या किसी भी प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म को यूज करके रिसर्च कर दूंगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेक्स के इतने मैकेनिज्म हैं कि आप चीटिंग, प्लेजरिज्म और कॉपी पेस्ट तो कर ही नहीं सकते। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो पे आप अगर कॉपी करते हैं तो आप पकड़े जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर अ सेफर साइड आप अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, और ये प्रोसेस काफी इजी है। बिलीव मी, ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे मंथ 1 में हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हमें कंप्लीट कर लेनी है मंथ 1 में। इन चीजों को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ये नोट करिएगा, ये नोटिफिकेशन ओल्ड है। जब रिसर्च का कंपोनेंट की जब मार्क्स 240 के थे, यानी वो 6 क्रेडिट का था, तो उसकी नोटिफिकेशन है। अभी रिसर्च का दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपोनेंट साइज इंक्रीज हो गया है, यानी अब ये 10 क्रेडिट्स का है, तो ये मार्क्स अब 240 से 400 मार्क्स हो गए हैं। लेकिन काम वही है, बस जो काम करना है आपको वो वही है, बस मार्क्स इंक्रीज होंगी। जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये हो सकता है 20 से 40 मार्क्स हो जाए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 30 से 50 मार्क्स हो जाए। तो मार्क्स में बस चेंजेस है, काम आपको वही करना है, काम में कोई भी चेंज नहीं है। बल्कि अब चीजें तो और स्ट्रिंजेंट हो गई हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि सेमेस्टर 7 के फर्स्ट मंथ में एग्जैक्टली करना क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं, वो टॉपिक ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। कुछ रैंडम गूगल से पेपर डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक का वेट करते हैं।
और वो वेट करते ही जाते हैं, और एंड तक आते आते उनके सुपरवाइजर्स उनसे जब प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगते हैं, तब वो पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हो, ऑफिशियल गाइडलाइन को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 में फुलफिल करनी है। तो हम सेमेस्टर 7 की रिक्वायरमेंट्स की बात करने वाले हैं। तो सेमेस्टर 7 में आपको इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। पहली रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरी रिक्वायरमेंट है लिटरेचर रिव्यू। तीसरी है रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करना। एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर देना। यानी आपकी रिसर्च इतनी हो चुकी है कि अब आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये प्रोसेस अब सेमेस्टर 8 में कंटिन्यू होगा। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, रिपोर्ट प्रिपरेशन वगैरह होते होते आप सेमेस्टर 8 के एंड में आप कंप्लीट रिपोर्ट प्रिपेयर कर देंगे। तो हम अभी बात करने वाले हैं और फोकस करने वाले इन दो कंपोनेंट्स पे, जो कि आपको फर्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लेने ही चाहिए। अच्छा, ये कोई श्योर शॉट नहीं है कि आपको ये दोनों ही मंथ वन में प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो आप इस कंपोनेंट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रिसर्च डिजाइन को भी। ये आप पे डिपेंड करता है। हो सकता है मंथ वन में आप सिर्फ आइडेंटिफाई करें रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू आपने सेकंड मंथ में करा, लेकिन अल्टीमेटली आपको इतना तो काम सेमेस्टर 7 में करना है। अब आप जैसे भी करें, अगर मैं आपको गाइड करूं तो मेरी अप्रोच से अगर आप इन दो कंपोनेंट को अगर कंप्लीट कर लेते हैं मंथ वन में, तो आपके डिसर्टेशन का ऑलमोस्ट 40 से 50% फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं इन दो कंपोनेंट्स को कैसे प्रिपेयर करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अच्छा, अगर मैं सेमेस्टर 7 को अगर फर्स्ट मंथ में अगर उसको डिवाइड करूं, तो इसमें आपको क्या क्या करना है मंथ वन में। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने टॉपिक को फाइनलाइज करना है। देन अपने आपको अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करना है, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखनी है। देन आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने हैं। देन आपको रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। आपको 20 से 40 रिसर्च पेपर आपने पढ़ लिए हो फर्स्ट मंथ में, या हो सकता है लेसन नंबर ही पढ़े हो, आपने 30 पेपर ही पढ़े हो, 20 पेपर ही पढ़े हो, वो भी चलेगा। और थोड़ा बहुत आपने लिटरेचर रिव्यू का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया है और रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इतने ही रिक्वायरमेंट्स है मंथ वन की। आपको ये देख के टेबल काफी लग रहा होगा कि बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये काम बहुत ही सिंपल है। और अगर ये कंप्लीट हो गया, तो मतलब आपने सेमेस्टर 7 की बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट आपने कर दी है, और आप औरों से आगे हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें। अच्छा, अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि कहाँ लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेपर्स को कैसे सर्च करते हैं, और गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो पे आए कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, टाइटल और रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करके रिसर्च कैसे स्टार्ट करते हैं। ओके। अगर हम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें, तो इसमें आपको रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जो कि रिसर्च के डोमेन में कुछ पोटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा हो, वो नोवेल हो, इनोवेटिव हो, ओरिजिनल हो, और कंटेम्पररी हो। यानी बहुत ही लेटेस्ट चीज हो, जो कि पहले कभी नहीं हुई है, या किसी ने उस तरीके से नहीं करी है। रिसर्च तो वही होता है ना कि जो पहले कभी नहीं हुआ, रिसर्च दोबारा सर्च करना। तो रिसर्च का पर्पज ये है कि कुछ नोवेल कंट्रीब्यूशन करना।
तो जिस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाले हैं या कर रहे हैं वो नोवेल होने चाहिए, किसी ने आइडेंटिफाई नहीं करी हो, किसी ने उस पर रिसर्च नहीं करी हो, और उसके कुछ इम्प्लीकेशन भी हो, पॉलिसी इम्प्लीकेशन हो, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन हो, कुछ कंट्रीब्यूट करे उस फील्ड में, वो नई इन्फॉर्मेशन दे, और वो ओरिजिनल भी होना चाहिए, उसकी रेलेवेंसी भी होनी चाहिए, रेलेवेंट भी होना चाहिए। आप कुछ ऐसा एम्बिगुअस रिसर्च नहीं कर सकते जिसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसका कोई पर्पज ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताता हूँ। रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च टॉपिक में डिफरेंस, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को समझते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम मतलब टॉपिक, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। टॉपिक सिर्फ हमें ये बताता है कि आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसे टॉपिक्स हो जाते हैं। वहीं जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये हमें बताता है कि हम उस एरिया में प्रॉब्लम क्या है, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है ये काफी ब्रॉड होता है, टॉपिक तो काफी नैरोअर सेंस में हो गया। आप बस एरिया डिफाइन कर रहे हैं, हम इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, हम फाइनेंस में रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन अब उस एरिया को आप नैरो डाउन करिए और रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करिए कि उस एरिया में आप क्या प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्यों रिसर्च कर रहे हैं। तो ये होता है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना इस तरीके से। हम अभी एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे आप बहुत ही इजीली प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, और आप अपनी मंथ वन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि मंथ वन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप टॉपिक यानी प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करिए और टॉपिक बनाइए और आप लिटरेचर रिव्यू करिए। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप तभी गैप आप देखेंगे कि अच्छा इस ऑथर ने ये करा पर ये गैप रह गया, दूसरे ऑथर ने ये करा पर ये गैप रह गया, मेथोडोलॉजी गैप रह गई, किसी ने लोकेशन, किसी ने कोई और कंट्री यूज करी है, किसी ने डेवलपिंग डेवलप ऐसे करके है, कुछ एक गैप रह गया। तो आपने पहले लिटरेचर रिव्यू करा, आपने ऐसे 20-30 पेपर पढ़े, देन आपने वहां से गैप आइडेंटिफाई करा, और आपने अपने रिसर्च एरिया में ही पेपर्स पढ़े। सपोज आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च करने वाले हैं तो आप 20-30 पेपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड पढ़ेंगे, और आप फिर गैप फाइंड आउट करेंगे, फिर आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है कि आप एक ब्रॉड रिसर्च एरिया सबसे पहले सेलेक्ट करिए। आप एक ब्रॉड एरिया से स्टार्ट करिए। सपोज करिए आप मार्केटिंग, एक हम ब्रॉड एरिया लेते हैं, जैसे फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स, ऐसे एरिया हो सकता है, इकोनॉमिक्स में भी और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो आप सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करिए। तो हम सेलेक्ट करते हैं, हम मार्केटिंग में रिसर्च करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। अब मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग है, सस्टेनेबल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो आप अब इसको नैरो डाउन करिए। आपने मार्केटिंग एरिया सेलेक्ट करा, अब मार्केटिंग में भी आप क्या डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करने वाले हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग फोकस करने वाले हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस करने वाले हैं। तो सपोज आपने चूज करा कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस करने वाले हैं, और अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इन्फ्लुएंसर कैसे होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो हम इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस करना चाहते हैं। तो आपने देखा कैसे अपने
ब्रॉड रिसर्च एरियाज हम कैसे नैरो होते गए हैं। पहले हमने मार्केटिंग सेलेक्ट करा, फिर हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सेलेक्ट करा, फिर अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चूज करा। अब हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस हम एक परचेज इंटेंशन पर देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमारी परचेज इंटेंशन को ट्विच करता है। और ऊपर से हम जनरेशन जेड और स्पेसिफिकली हम दिल्ली एनसीआर में ये देखना चाहते हैं। यानी हम इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन परचेज इंटेंशन अमॉन्ग जनरेशन जेड कंज्यूमर्स इन दिल्ली एनसीआर। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कैसे हमने एक ब्रॉड टॉपिक से ग्रेजुअली हमने नैरो डाउन कर दिया अपनी रिसर्च को। तो रिसर्च हमेशा इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। तो आप कभी भी डायरेक्ट टाइटल मत डिसाइड करिए, आप ऐसे नैरो डाउन होती जाए। फनल फनल होता है ना, ऊपर बड़ा होता है, नीचे नैरो होता जाता रहता है, तो उस तरह आप अप्रोच को फॉलो करिए। ओके। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब देखिए इस ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक को आप ऑब्जर्व करिए, ये कितना नैरोअर है। क्योंकि इस टॉपिक पे हमने क्लियरली मेंशन करा है कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस करने वाले हैं। हमने यहाँ ये नहीं लिखा है मार्केटिंग से, क्योंकि मार्केटिंग तो काफी वीग और एम्बिगुअस हो जाएगा। हमने यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लिखा है, यानी हमने अपनी रिसर्च को लिमिट करा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तक। उसमें भी हमने परचेज इंटेंशन पर फोकस करा है। हो सकता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन सेलिंग, ये भी तो हो सकता है, ऑन प्रोडक्शन ऐसे ही हो सकता है, लेकिन उसमें भी हमने परचेज इंटेंशन फोकस करा है। एंड किन लोगों पर हमने रिसर्च करनी है, हमें पूरे पॉपुलेशन पे करनी है या पॉपुलेशन में भी मिलेनियल्स पे करनी है, जनरेशन अल्फा पे करनी है, जनरेशन जेड पे करनी है, जेनजीज पे करनी है। तो हमने देखिए यहाँ पे जनरेशन जी पे रिसर्च करनी है। और ऊपर से हमने दिल्ली एनसीआर के जो जनरेशन जेनजीज हैं उन पे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं उनकी परचेज इंटेंशन पे। तो हमने यहाँ पे लोकेशन को भी नैरो डाउन कर दिया। हो सकता है हम पूरे इंडिया का भी कर ले। तो इसीलिए जब भी आप टॉपिक बनाएं तो उसमें आपको अपने स्कोप को काफी क्लियर रखना है। इसीलिए जब भी आप टॉपिक क्रिएट करें तो उसमें वेरिएबल्स और पॉपुलेशन और स्कोप को क्लियर रखिए। आप किन वेरिएबल्स को टारगेट करने वाले हैं, किस पॉपुलेशन को टारगेट करने वाले हैं, आपकी रिसर्च का स्कोप क्या है। आप ब्रॉड स्कोप मत चूज करिए कि पॉसिबल ही नहीं है। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन पूरे वर्ल्ड की कंज्यूमर इंटेंशन का देखना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर का देख सकते हैं, किसी स्टेट का देख सकते हैं, हो सकता है आप इंडिया तक का देख लें एक सैंपल डेटा कलेक्ट करके, लेकिन पूरे वर्ल्ड का देखना क्वाइट इम्पॉसिबल। तो अपने स्कोप को लिमिटेड रखिए। तो हमने एक ब्रॉड रिसर्च एरिया से हमने रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट करी, हमने रिसर्च टॉपिक फिर क्रिएट करा। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, आप जब इन चीजों को करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें फुलफिल होती जाएंगी। सेमेस्टर 7 की रिक्वायरमेंट क्या थी? आप रिसर्च टॉपिक फाइनल करिए, आपने फाइनल कर दिया। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब क्रिएट करने वाले हैं। देखिए कैसे क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। तो बेसिकली इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। अब स्टेट हम किस सेंस में करते हैं? तो यहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जिस्टिंग स्टडीज में क्या मिसिंग रह गया, और आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। यानी जब अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे आप, तो इन 4 क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इस टाइटल रिसर्च टॉपिक से ही रिलेटेड मैंने एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप देखिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर मार्केटिंग का एक मेजर प्लेटफॉर्म ये बन चुके हैं।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। अब कंपनीज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर करोड़ स्पेंड कर रही हैं। अब ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही है, अब कंपनीज इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रही हैं क्योंकि वो चीपर हो रहे हैं थोड़े से, और उनकी इन्फ्लुएंस भी जाती है कंज्यूमर्स पे। वो आप और हमारे बीच से ही वो इन्फ्लुएंसर्स हैं और आपकी वो परचेज इंटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा, आप देखेंगे यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं आप, और एक इन्फ्लुएंसर आता है आपकी एज का, और वो किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करता है। तो जो ये कंपनीज हैं, ये आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत फोकस कर रही हैं। लेकिन जब आप इसको और फर्दर रीड करेंगे तो although previous studies have examined influencer marketing in different contexts, limited research has focused on how influencer marketing influences the purchase intention of generation Z consumers in Delhi NCR। तो आपने यहाँ पे हमने क्या बोला था, हमने बताया कि प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम बताएंगे कि एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या मिसिंग रह गया। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो एग्जिस्टिंग स्टडी में ये गैप रह गया कि वो हमें ये क्लियरली बता ही नहीं पा रही हैं कि क्या कंज्यूमर्स की बाइंग डिसीजंस को ये इन्फ्लुएंसर अफेक्ट करते हैं या नहीं। और कुछ स्टडीज हैं वो दिल्ली एनसीआर को फोकस करके नहीं हुई, वो मुंबई हुई है या यूएस बेस्ड है, इंडिया बेस्ड है, पर वो दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिकली बेस्ड स्टडीज नहीं है और जनरेशन जी को टारगेट कर रही हो। तो इसी गैप को फिल करने के लिए आप ये स्टडी करने वाले हैं, और ये स्टडी करने जा रहे हैं, ये रिसर्च करने जा रहे हैं। तो इसे ही आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे बता रहे हैं कि एग्जिस्टिंग स्टडीज में क्या मिसिंग है और आप क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में आप 4 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जिस्टिंग स्टडीज में क्या मिसिंग रह गया, और आप क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। आप इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करिए और आप देखिए कि कैसे सेकंड्स में आपकी स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम प्रिपेयर हो जाएगी। ओके, तो हमने रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज कर लिया, हमने स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी प्रिपेयर कर ली। अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करेंगे। हम मार्केटिंग में रिसर्च करने वाले हैं, हमने डिजिटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, हमने प्रॉब्लम भी स्टेट कर दी। अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स? तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हम उसे कहते हैं जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो इसी तरह रिसर्च के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेंगे, यानी उस ऑब्जेक्टिव्स में आप बताएंगे कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, यही मेरा गोल है, तभी तो आप उस गोल को अचीव करने के लिए रिसर्च करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं बताए तो आप क्या अचीव कर रहे हैं, क्या आपको कोई कुछ पता ही नहीं है, आप तो ऐसे हवा में रिसर्च कर रहे हैं। तो आइडियली किसी भी रिसर्च में 3 to 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप उससे ज्यादा भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव ना रखें और ना ही कम रखें, क्योंकि आप ज्यादा रखेंगे तो फिजिबल नहीं है, और कम रखेंगे तो आपके गोल्स छोटे पड़ जाएंगे, आप ज्यादा चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। तो 3 to 5 एवरेज रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक रिसर्च पेपर में होते हैं, डिसर्टेशन में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है कि अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करने हैं। तो हमने ये 4 ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लिए, अब ये 4 हमारे गोल्स हैं। अच्छा, आप नोटिस करिएगा कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा एक्शन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक्शन वर्ब। जैसे कि देखिए, टू एग्जामिन, टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। हम यहाँ पे हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि टू स्टडी, बल्कि हम एग्जामिन करना चाहते हैं उसके इम्पैक्ट को, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फैक्टर्स को। लाइक हम एग्जामिन करना चाहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन परचेज इंटेंशन। We want to identify the factors that make influencers trustworthy. We want to analyze whether influencers' credibility affects buying decision. And in last, we aim to provide recommendation for marketers using influencer marketing.
तो हम एक्शन वर्ब्स को यूज करके हम ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हैं। तो आपको टॉपिक आपने प्रॉब्लम स्टेट कर दी, अब आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं, यानी वो गोल्स जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये आप अपने थॉट प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से ही अलाइन होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही रिसर्च को गाइड करेगा आपकी। ओके, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने फाइनल रिसर्च टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टास्क हमारा है, हम रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। यानी ये ऑब्जेक्टिव्स को ही आपने क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, आपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए, अब इन क्वेश्चंस को आप एड्रेस करके उन ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस कर सकते हैं। यानी क्वेश्चंस का आंसर देखिए आप ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। यानी रिसर्च क्वेश्चन वही होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को जब आप क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं उसे ही रिसर्च क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इम्पैक्ट एग्जामिन करना है। ओके, तब ये रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ डज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अफेक्ट परचेज इंटेंशन। आपने देखा कैसे हमने ऑब्जेक्टिव को रिसर्च क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लिया, हमें आइडेंटिफाई करना एग्जामिन करना है, और उसी से रिलेटेड हमने रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव आप फोकस करिए, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मेक इन्फ्लुएंसर ट्रस्टवर्दी। तो इसका रिसर्च क्वेश्चन कैसे होगा, इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी आपका ऑब्जेक्टिव है, तो जैसे रिसर्च क्वेश्चन हो गया, विच इन्फ्लुएंसर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजंस। एंड थर्ड रिसर्च क्वेश्चन है, डज इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी इंक्रीज परचेज इंटेंशन। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये इस ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस कर रहे हैं, इन दो ऑब्जेक्टिव्स को। तो हर ऑब्जेक्टिव का एक मैचिंग रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप रिसर्च क्वेश्चन के हेल्प से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया, हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम प्रिपेयर कर लिया, हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लिया, हमने रिसर्च क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है लिटरेचर रिव्यू करना। अच्छा, ये सारा काम आप टॉपिक आइडेंटिफाई करना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तभी आप कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या, कि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, तो जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ेंगे तभी आप गैप आइडेंटिफाई करेंगे। अब उस गैप को फुलफिल करने के लिए आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करेंगे। तो सपोज आपने ऐसे 20-25 लिटरेचर पढ़े रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, परचेज इंटेंशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, या और भी कोई लिटरेचर आपने ऐसे रेलेवेंट लिटरेचर पढ़ा, तो जब आप पढ़ेंगे तभी तो आप उसमें गैप फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसी गैप को आप एड्रेस करने के लिए रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च प्रॉब्लम होगा, रिसर्च टॉपिक क्रिएट होगा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर होंगे, रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, देन आप डेटा कलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहला काम वही है कि आप लिटरेचर रिव्यू करिए। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि लिटरेचर रिव्यू आप कैसे कर सकते हैं इनिशियली। तो मैं कहूंगा कि आप एक लिटरेचर मैट्रिक्स बनाइए। लिटरेचर मैट्रिक्स क्या होगा, कि आप एक्सेल फाइल खोलिए, आप फर्स्ट कॉलम में ऑथर लिखिए, सबसे पहले आप पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, आप 20-25 इन फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, परचेज रिसर्च, इन फील्ड से रिलेटेड आप पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, पेपर्स कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप अपनी इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी को यूज करके फ्रीली आप कोई भी स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी जर्नल से। गूगल स्कॉलर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको पैसे पे कर देंगे। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि आप कैसे पेपर्स डाउनलोड करते हैं, क्योंकि पेपर डाउनलोड करना भी काफी ट्रिकी और डिफिकल्ट है, रेलेवेंट पेपर्स फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट है।
तो सबसे पहले आपने पेपर डाउनलोड कर लिए। अब आप पेपर रीड करिए, एक दो पेपर आपने ऐसे रीड करा। अच्छा, आपने पहला पेपर रीड करा, ठीक, तो आप अब एक्सेल खोलिए। अब उसमें एक कॉलम में लिखिए ऑथर, यानी उस पेपर के ऑथर्स के नेम। उस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने रीड करा होगा ना, तो आपने हाईलाइट करा होगा कि उस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव से उसी उस पेपर के भी ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, यानी उसके भी कुछ गोल रहे होंगे। उसने उस ऑथर ने मेथड क्या फॉलो करा उस रिसर्च में, फाइंडिंग्स क्या थी, उसका एक कॉलम बनाइए, और रिसर्च गैप क्या रह गया। जैसे मान लिया आपने एक शर्मा ऑथर है, का फुल नेम मान लीजिए मोहित शर्मा है, आपने पढ़ा। उन पेपर का ऑब्जेक्टिव था इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन परचेज इंटेंशन। उन्होंने सर्वे मेथड फॉलो करा था, या क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, रिग्रेशन मेथड, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग मेथड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स फॉलो करे थे। अच्छा, आप अब शॉर्ट में फाइंडिंग्स को लिखिए कि हाँ, उन्होंने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है परचेज इंटेंशन को लेके, तो आपने ऐसे फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करा। एंड लेकिन आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ मुंबई के रेस्पोंडेंट्स को कंसिडर करके रिसर्च करी है, यानी यहाँ पे गैप है। वहाँ वहाँ उन्होंने मुंबई को करके करा, आप दिल्ली को लेके कर लो, आप पूरे इंडिया को लेके कर लो, या आप किसी सिटी किसी कंट्री को लेके कर लो। आपने सेकंड रिसर्च पेपर पढ़ा, आपने कुछ हाईलाइट करे कि उस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या था इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी से। उन्होंने स्ट्रक्चर्ड इक्वेशन मॉडलिंग मेथड फॉलो करा था। उनकी फाइंडिंग ये थी कि ट्रस्ट इंक्रीजेस परचेज इंटेंशन, लेकिन उन्होंने जनरेशन जेड को स्टडी नहीं करा था, उन्होंने एज अ होल पॉपुलेशन को स्टडी करा था। तो आप ऐसे एक मैट्रिक्स बनाइए, एक पेपर रीड करिए, उसकी फाइंडिंग्स को एक्सेल में सेव करिए, सेकंड पेपर रीड करिए, उसकी फाइंडिंग्स को सेव करिए, थर्ड पेपर रीड करिए, उसकी फाइंडिंग को सेव करिए। इससे भी बेटर तरीका है कि आप मेंडले यूज करिए, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं और वो सेव रहेगा, आप वहाँ पे कमेंट सेट कर सकते हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का नीड आपको जब आप राइटिंग एस्पेक्ट पे जाएंगे तो बहुत ही नीड पड़ेगी। आप साइटेशन और रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली लाइव, वहां पे आप उसको यूज करेंगे। मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि मेंडले मेंडले या जोटेरो या साइटावी ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, आप वहां पे अगर सॉफ्टवेयर पे ये एक पीडीएफ अपने रिसर्च पेपर अपलोड करेंगे डाउनलोड करके, तो वो ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। मेटा डेटा, यानी ऑथर टाइटल क्या है, ऑथर नेम क्या है, ईयर क्या है, जर्नल क्या है, पब्लिशिंग ईयर क्या है, ऐसे ऐसे डेटा वो कलेक्ट करेगा, ताकि आप साइटेशंस कर सकें। तो आप ऐसे रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करके भी आप लिटरेचर मैट्रिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अभी स्टार्टिंग के लिए आप एक्सेल को यूज करिएगा। ओके, तो आप लिटरेचर रिव्यू करके आप गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीवियस स्टडीज ने सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पे फोकस करी थी, इंस्टाग्राम यूजर्स पे फोकस करी थी, मुंबई और बेंगलुरु पे स्टडीज हैं, ऑल एज ग्रुप्स को कंसिडर उन्होंने करा है। मिसिंग क्या रह गया, जनरेशन जेड मिसिंग रह गया, दिल्ली एनसीआर मिसिंग रह गया, लोकल कंज्यूमर बिहेवियर मिसिंग रह गया, रिसेंट कोई रिसर्च नहीं हो जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ट्रेंड्स को दिखा रही हो। तो आपने जब प्रीवियस स्टडीज को देखा तो उनको ऐसे राइट डाउन करा कि हाँ ये चीजें हुई थी, लेकिन क्या मिसिंग रह गया, आपने ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट करा। तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके आपने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करा कि देयर इज लिमिटेड एम्पिरिकल एविडेंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑन द परचेज इंटेंशन ऑफ जनरेशन जेड कंज्यूमर्स इन दिल्ली एनसीआर। अब आपने ये रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करा, अब आप इसी रिसर्च गैप को रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आप देखिए कैसे हमने रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके हमने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीजें कर ली। और ये चीजें आप 1 मंथ में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। और बिलीव मी कि अगर आप ये कर लेते हैं तो 50% आपकी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ऐसे ही लिटरेचर रिव्यू करिए, आप मैट्रिक्स प्रिपेयर करिए, और अपने प्रोफेसर को ऐसे दिखाइए कि ये मैंने प्रिपेयर करा, ऐसे मैंने पेपर्स रीड करे, और ये मैट्रिक्स है, उसकी ये फाइंडिंग थी, ये गैप रह गया था, ये गैप रह गया था इस पेपर में, और फिर ये रिसर्च क्वेश्चन मैंने फॉर्मुलेट करा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव है, रिसर्च क्वेश्चन। आपको ये राइट करना है, आपको वर्ड ओपन करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है सारी चीजें। आप थोड़ा बहुत इंट्रो लिख सकते हैं। ओके, तो आप एक ऐसे आप
कम से कम 10 पेज का एक पीडीएफ प्रिपेयर करिए, जिसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करिए, देन आप ब्रीफ बैकग्राउंड वगैरह दीजिए, देन आप लिटरेचर रिव्यू वगैरह रिपोर्ट करिए कि इस ऑथर ने ऐसे रिसर्च करी, देन इस ऑथर सिंथेसिस करिए लिटरेचर का। आप आई बटन की लिंक पे आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, आप उसको देखिए। देन आप फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, देन आप रिसर्च क्वेश्चन बताएंगे कि ये मेरे रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और आप मेथोडोलॉजी वगैरह बताएंगे। तो अब मेथोडोलॉजी सेक्शन कैसे लिखते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि रिसर्च डिजाइन कैसे प्रिपेयर करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें आप बताते हैं कि डेटा कलेक्शन कैसे करने वाले हैं, तो फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, मेथोडोलॉजी कौन सी फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, और आप वहां से मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।